हेलो व्यूअर्स, वेलकम यू ऑल। स्वागत है आपका हमारे इस चैप्टर 3 के पार्ट सेकंड में, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे हमारा चैप्टर 3 इंट्रोडक्शन टू फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स, जिसकी वेटेज हमारे NISM एग्जाम में रखती है 25% की। तो अगेन ये चैप्टर, क्योंकि वेटेज इसकी ज़्यादा मायने रखती है 25%, ये चैप्टर हमको हल्का सा लेंदी है। तो एक एक चीज इस चैप्टर की पढ़ेंगे, क्योंकि हर चीज इस चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में जैसा कि हम पहले करते आए हैं, चैप्टर से रिलेटेड हम क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए हमें चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, जो है फ्यूचर्स का पे ऑफ। इसमें हम लॉन्ग फ्यूचर्स और शॉर्ट फ्यूचर्स दोनों का पे ऑफ डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, एक जब हम फ्यूचर्स की बात करते हैं तो आपको क्या लगता है कि जैसे मैंने कोई चीज खरीदी, आप फ्यूचर्स की साइड में रखें अगर बात, तो मैंने कोई चीज अगर खरीदी तो उसमें मुझे फायदा कब होगा? जब उसकी वैल्यू ऊपर जाएगी। तो यही चीज आपको ध्यान में रखनी है फ्यूचर्स के। मैं जब पे ऑफ की बात करूं, एक हम एग्जांपल यहां पे डिस्कस करेंगे। मान लीजिए हमने कोई चीज 500 रुपए में यहां पे खरीदी, कोई हमने स्टॉक का फ्यूचर्स था, वो 500 रुपए में खरीदा। तो उसका हमें प्रॉफिट्स कब शुरू होगा? जब उसकी वैल्यू 520, 540, 560, 580, 600 कुछ इस तरह से जाएगी। और यही हमारा जो फ्यूचर्स का चार्ट है, यही डिपिक्ट करता है, जिसमें लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रॉफिट्स की फिगर है, और ये जो नीचे है यहाँ पे हमारे प्राइस एट एक्सपायरी की फिगर है। आप देखोगे कि जैसे मैंने 500 रुपए पे ये चीज खरीदी, तो 500 रुपए में मेरे को ना तो कोई प्रॉफिट हुआ ना कोई लॉस हुआ। जैसे ही उस स्टॉक का प्राइस 520 हुआ, तो मैं अगर यहाँ पे पॉइंट करूं तो अराउंड मेरा यहाँ पे 20 रुपए का प्रॉफिट निकल के आएगा। वही मैं अगर यहाँ पे 560 के पॉइंट की बात करूं, तो यहाँ पे मेरा जो इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पे मेरा कहीं यहाँ पे पॉइंट निकल के आएगा। तो फ्यूचर्स चार्ट जो है, फ्यूचर्स पे ऑफ चार्ट जो है, बस इसी चीज को दिखाता है। इसको मैं अगर आपको और क्लियरली बताऊं तो 500 में मेरा 0 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, 520 जब मेरा प्राइस गया तो मुझे 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 540 जब गया तो मेरे को 40 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ये तो मेरे सिनेरियो बने प्रॉफिट के इंस्टेंस में। जब उस स्टॉक का प्राइस ऊपर गया, क्या होगा जब उस स्टॉक का प्राइस नीचे जाएगा? तो ये जो मेरी लाइन है, ये मेरी लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होने लग जाएगी। देखिए, सपोज करते हैं कि मेरा 480 पे वो प्राइस जो है बंद हुआ। हम सब जानते हैं इतने डिस्कशन के बाद कि जो फ्यूचर्स है उसका प्राइस, जो लास्ट कॉन्ट्रैक्ट डे है, वो फ्यूचर्स और स्पॉट का प्राइस इक्वल हो जाता है। तो मान लीजिए उस स्टॉक का प्राइस 480 रुपए पे बंद हुआ, तो आप देखेंगे मेरा जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये मेरा पॉइंट नीचे आ गया यहाँ पे। तो इसका मतलब मेरे को 0 से नीचे, यानी 20 रुपए का यहाँ कहीं को मेरे को लॉस हुआ। वही मैं अगर 460 की बात करूं, तो यहाँ मेरा कहीं आके इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे को 60 रुपए का लॉस हुआ। तो इस तरह से मेरी जो लाइन है वो अपवर्ड टू डाउनवर्ड जाएगी जब मेरे को लॉसेस होने शुरू हो जाएंगे। ये हुआ मेरा फ्यूचर्स बाय का चार्ट, लॉन्ग फ्यूचर्स जिसको बोलते हैं। अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि फ्यूचर्स शॉर्ट का चार्ट मेरा कैसा होगा, इसका जस्ट इनवर्स। वहां पे हमने देखा था कि लेफ्ट टू राइट लाइन जा रही थी जब हमें प्रॉफिट्स हो रहा था। यहां पे हम देखेंगे, वहां पे हमने देखा था कि हमारी लाइन जब नीचे से ऊपर जा रही थी तो हमें प्रॉफिट्स हो रहे थे। इसमें देखेंगे जब ऊपर से नीचे जाएगी तो हमें प्रॉफिट्स होंगे। उस सिचुएशन का बिल्कुल रिवर्स, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, कोई मैंने चीज को जब बेचा होगा तो मुझे फायदा कब होगा? जब उसको मैं आने वाले टाइम में कम प्राइस में दोबारा खरीद सकता हूं। वही चीज यहां पे देख लेते हैं। मैंने किसी चीज को 500 रुपए में अगर बेच दिया, उसकी मेरी प्राइस अगर 480 रह गई, तो मुझे यहाँ पे प्रॉफिट होगा। लेफ्ट साइड में हमारे प्रॉफिट लॉस की फिगर्स थी। ऐसी किसी चीज की प्राइस 460 रह गई, उस चीज की प्राइस 440 रह गई, तो मुझे उस चीज में प्रॉफिट होगा। तो मेरी, आप देखेंगे पॉजिटिव की तरफ मेरी लाइन मूव कर रही है। ऐसी मैं अगर देखूं नेगेटिव की तरफ, जब उस चीज का प्राइस बढ़ता रहेगा तो मुझे यहाँ पे मेरे लॉसेस शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बनाई हुई है। शॉर्ट की पोजीशन मतलब मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि मेरी अभी नेकेड पोजीशन है। हेजिंग, आर्बिट्रेजिंग, वो सब अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे।
मैं बस ये मान के चल रहा हूं कि मैंने शॉर्ट की पोजीशन यानी 500 रुपए में कोई स्टॉक बेच दिया, अब मुझे आने वाले टाइम में उसको खरीदना है, अपनी पोजीशन को रिवर्स करने के लिए खरीदना है। तो जितने कम में मैं खरीदूंगा उतना ही मेरा बेनिफिट होगा। तो इसलिए जैसे उस प्राइस, जैसे उस स्टॉक की मूवमेंट जितनी कम होगी मेरा प्रॉफिट होगा, जितनी ज्यादा होगी उतना मेरा लॉस मेरा बढ़ता चला जाएगा। आप देखेंगे इनफाइनाइट लाइन, जितना भी प्राइस इसका मूव करे उतना मेरा यहाँ पे प्रॉफिट लॉस बढ़ता रहेगा। तो ये हुआ हमारा फ्यूचर्स पे ऑफ चार्ट। अब आगे डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड, जिसमें आता है कि यूजेस क्या होते हैं फ्यूचर्स के। यूजेस की मैं बात करूं तो उसमें हम लोग पार्टी वाइज देखेंगे कि आप किस तरह के यूजर्स हैं। फ्यूचर्स की मैं बात करूं, आप आर्बिट्रेजर्स हैं, आप हेजर्स हैं, आप स्पेक्युलेटर्स हैं, उन लोगों के पर्सपेक्टिव से हम इस पर्टिकुलर मार्केट का यूज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है हेजर। हेजर देख लेते हैं। देखिए, हेजिंग का हमने ब्रीफ में पहले भी डिस्कस करा था। हेजर्स वो लोग होते हैं जिनके पास कुछ अंडरलाइंग पोजीशंस ऑलरेडी होती है। उन्हें रिस्क होता है कि उनकी जो अंडरलाइंग पोजीशंस हैं उनको अगर उन्होंने मार्केट में जाके अनवाइंड करा तो हो सकता है उनको लॉस हो जाए। तो उस लॉस से बचने के लिए वो एक ऑल्टरनेटिव रूट यानी डेरिवेटिव्स मार्केट में अपनी जो उनकी कैश में जो पोजीशन होती है उसकी रिवर्स पोजीशन बना लेते हैं। रिवर्स पोजीशन बनाने से फायदा उनको ये होता है कि कहीं ना कहीं एक मार्केट में उनको लॉस आएगा और वहीं दूसरे मार्केट में जो उनको प्रॉफिट होगा वो उनके लॉस को कंपनसेट कर देगा, तो उनकी पोजीशन जो है वो इक्वल हो जाएगी। नाउ दे आर रिस्क फ्री। तो हेजर्स के कुछ फीचर्स पढ़ लेते हैं। जैसे आपके मॉड्यूल में यहाँ पे दिया हुआ है, रिड्यूस देयर एक्सपोजर टू मार्केट वेरिएबल्स सच एज इंटरेस्ट रेट्स, शेयर वैल्यू। इंटरेस्ट रेट्स की मैं बात करूं तो जो लोग डेट सिक्योरिटीज में काम करते हैं उनको डर होता है कि इंटरेस्ट रेट्स अगर फ्लक्चुएट हो गए तो उनकी जो अंडरलाइंग पोजीशंस हैं उनमें चेंजेस आ जाते हैं। मान लीजिए अगर इंटरेस्ट रेट किसी चीज के बढ़ गए, उन्होंने कोई डिवेंचर लिया हुआ है, तो अगर जब बढ़ जाते हैं तो उसकी वैल्यू, जो एग्जिस्टिंग डिवेंचर उनके पास है उसकी वैल्यू ऑब्वियसली कम हो जाएगी। ऐसी जो हमने आपका सबसे शुरू में एक फार्मर का एग्जांपल डिस्कस करा था फ्यूचर्स की, जब मैं बात करूं तो हेजिंग से ही जो फ्यूचर्स कॉन्सेप्ट है वो एक तरह से आप कह सकते हैं बॉर्न हुआ था। तो फार्मर ने जब अपना कोई, मान लीजिए पोटैटो की फार्मिंग थी, उसको रिस्क था कि उसकी जो पोटैटो की जो उसकी प्रोडक्शन है उसके प्राइजेस आने वाले टाइम में गिर ना जाए, तो उसने आज ही एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। हालांकि वो जो एग्जांपल है वो फॉरवर्ड मार्केट में ज्यादा सूटेबल बैठता है, पर क्योंकि यहाँ पे अभी हम फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड्स दोनों डिस्कस कर रहे हैं एक एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये जो फार्मर है ये हेजर है। और हो सकता है जो उसके सामने वाला जिसने वो कॉन्ट्रैक्ट, जिसको उसने कॉन्ट्रैक्ट बेचा, वो हो सकता है कोई फूड प्रोसेसिंग कंपनी हो जिसको ये रिस्क हो कि आने वाले टाइम में पोटैटोस के प्राइस इंक्रीज हो सकते हैं, तो मैं आज ही क्यों ना फार्मर से सीधा पोटैटो खरीद लूं। तीसरा पॉइंट हमारा इसमें है, इन्वेस्टर्स विद अ डाइवर्सिफाइड इक्विटी पोर्टफोलियो हु वांट्स टू प्रोटेक्ट हिज पोर्टफोलियो फ्रॉम एनी टेम्परेरी करेक्शन। अगेन ये हमने फार्मर्स की बात करी थी। हो सकता है मेरे पास कोई इक्विटी का पोर्टफोलियो हो, मैं कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हूं, मेरे पास बहुत सारी सिक्योरिटीज हूं, मुझे आने वाले टाइम में मुझे पता है कि उनको सेल आउट करना है, लेकिन अभी नहीं, मुझे कुछ टाइम बाद उनको सेल आउट करना है। पर मुझे ये रिस्क है कि हो सकता है मैं कुछ टाइम बाद सेल आउट करूं तो वो प्राइस ना मिले जो कि आज मेरे को मिल पा रहा है। तो उस प्राइस, उस रिस्क को बचने के लिए मैंने आज ही फ्यूचर्स मार्केट में जाके वो सिक्योरिटीज सेल कर दी। तो ये हुए हेजर्स। अगले मेरे पास आते हैं स्पेक्यूलेटर्स। स्पेक्यूलेटर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करते हैं फ्यूचर्स मार्केट में, क्योंकि हेजर्स जरूरी नहीं कि हर जो पार्टिसिपेंट हो वो हेजर हो, उसके पास अंडरलाइंग एक पोजीशन हो। स्पेकुलेटर्स या ट्रेडर्स ही एक्चुअली जो उनके हेजर्स की जो रिवर्स पार्टी होती है वो जनरली स्पेकुलेटर्स या ट्रेडर्स ही होते हैं। एक्चुअली इसी डेरिवेटिव्स मार्केट्स को इसलिए बोला जाता है कि जो लोग रिस्क नहीं ले सकते उनसे रिस्क ट्रांसफर किया जाता है जो लोग रिस्क ले सकते हैं। स्पेकुलेटर्स और ट्रेडर्स क्योंकि इस मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं वो रिस्क लेते हैं, तो इसलिए हेजर्स का रिस्क डाइवर्सिफाई ट्रांसफर हो जाता है ट्रेडर्स और स्पेकुलेटर्स के पास।
एक चीज इसमें हम ये गौर करेंगे, अभी हम जब मार्जिन वाले चैप्टर में भी आगे जाके पढ़ेंगे कि क्यों ट्रेडर्स और स्पेकुलेटर्स क्यों एंट्री करते हैं डेरिवेटिव्स मार्केट में। उसका सबसे बड़ा एक रीजन है मार्जिन बेनिफिट्स। आपको फ्यूचर्स मार्केट में पूरी पोजीशन लेने के लिए आपको पूरा पैसा नहीं देना, एक फ्रैक्शनल अमाउंट में आप बड़ा एक्सपोजर ले सकते हैं। इसीलिए एक फ्यूचर्स मार्केट जो ट्रेडर्स है, स्पेकुलेटर्स है, उनको अट्रैक्ट करता है। लेवरेज जिसे बोला जाता है, लेवरेज की मैं बात करूं तो देखिए, लेवरेज दोनों तरफ से आपको डबल एज स्वॉर्ड इसको बोला जाता है। जहां आपकी पोजीशन तो आपको बेनिफिट मिल जाता है मार्केट जब आपके फेवर में होता है, पर वहीं अगर मार्केट आपके रिवर्स में हो गया तो उतना उतना ही आपको लॉस भी होता है। इसलिए इसे बोला जाता है डबल एज्ड स्वॉर्ड। Positions in futures contracts are riskier in nature than buying or selling in underlying assets itself. Riskier क्यों है? अभी मैंने डिस्कस करा रीजन, मार्जिन की वजह से। मार्जिन का भी हम एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे। तो मान लीजिए आपने 10 रुपए का कोई स्टॉक लेना है, 10 रुपए का स्टॉक लेके अगर आप कैश मार्केट में लेंगे तो आप पूरा 10 रुपए देंगे। वही मैं अगर फ्यूचर्स मार्केट की बात करूं तो मुझे मार्जिन परसेंटेज सपोज कर लीजिए वहां पे 20% ही देनी है। तो मैं अगर उस स्टॉक को लेने के लिए 2 रुपए की पोजीशन लेता हूं, 2 रुपए एक्सचेंज को देता हूं, तो मैं 2 रुपए में 10 रुपए का एक्सपोजर ले लिया। वही मेरा स्टॉक अगर 10 रुपए से 11 रुपए हो गया तो मेरे को मैच्योर टर्म में देखूं तो मेरे को 10% का बेनिफिट हुआ। 10 से 11 माने 10%। लेकिन वही मैं अगर जो मैंने जितना पैसा दिया हुआ है वो 2 रुपए से 3 रुपए हो गया तो मेरी मार्जिन में सीधा 50% इंक्रीमेंट हो गया। वही मैं अगर इस केस में रिवर्स में जाऊं तो 2 रुपए से अगर वो स्टॉक 10 रुपए से 9 रुपए हो जाता तो मेरी 1 रुपए की वैल्यू मेरे 2 रुपए में से कम हो जाती, तो मेरे को सीधा 50% का लॉस भी हो जाता। इसलिए मार्जिन का हम इसमें ध्यान रखेंगे। तीसरे आते हैं आर्बिट्रेजर्स। देखिए, लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं हेजर्स और आर्बिट्रेजर्स के बीच में। हेजर्स होते हैं जिन पे ऑलरेडी कोई पोजीशन होती है, जिनको अपना पोजीशन एक रिवर्स पोजीशन लेके हेज करनी होती है फॉर द सेक ऑफ हेजिंग। पर आर्बिट्राजर्स वो लोग होते हैं जो कि पोजीशन तो मार्केट में रिवर्स ही बनाते हैं, पर वो रिवर्स पोजीशन इस वजह से बनाते हैं क्योंकि उनको प्राइस डिफरेंस दिख जाता है। मान लीजिए मेरा कैश मार्केट में कोई चीज 1 रुपए की सेल हो रही है और वो फ्यूचर्स मार्केट में मेरी कोई चीज 2 रुपए की सेल हो रही है, तो वो जो 1 रुपए का डिफरेंस है वो खाते हैं आर्बिट्राजर्स। आर्बिट्राजर्स दे टेक ऑल द रिवर्स पोजीशन बट दे वांट टू कैच द प्राइस डिफरेंस बिटवीन टू मार्केट्स, बी इट कैश और फ्यूचर्स, बी इट टू डिफरेंट मार्केट्स। आर्बिट्रेजर्स का हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं जिससे थोड़ा हम लोगों को बेटर क्लैरिटी हो किस तरह से आर्बिट्रेजर्स को बोला जाता है कि ये रिस्क फ्री प्रॉफिट्स निकालते हैं और क्या ये सच में रिस्क फ्री होता है और इनको कहाँ रिस्क होता है। चलिए देखते हैं। मान के चलते हैं निफ्टी की मैं अगर बात करूं, निफ्टी के स्टॉक्स की, तो कोई शेयर है XYZ जो निफ्टी का एक पार्ट है। सिंपलिसिटी के लिए हम लोग वैल्यूज ले रहे हैं। एक अगर उसकी वैल्यू 100 रुपए अगर कैश मार्केट में चल रही है उस स्टॉक की, और मान के चलिए कि उस स्टॉक की फ्यूचर वैल्यू चल रही है, फ्यूचर वैल्यू से मेरा मतलब है फ्यूचर्स मार्केट में या डेरिवेटिव्स मार्केट में उस स्टॉक का प्राइस 103 रुपए चल रहा है, तो मेरे को अभी अभी क्या दिख रहा है कि मेरे को अगर मैं 100 में कोई चीज खरीदूं और उसको 103 में बेच दूं तो मेरा जो 3 रुपए का डिफरेंस है वो मैं लॉक कर सकता हूं अभी की अभी। तो जो आर्बिट्रेजर होगा वो सिचुएशन में क्या करेगा, सिंपली मान लीजिए वो 100 रुपए में आज प्लस कर देगा और 103 में ये जो फ्यूचर्स मार्केट है, क्योंकि फ्यूचर्स मार्केट में हम शॉर्ट सेल कर सकते हैं इजिली, कोई दिक्कत नहीं है। फ्यूचर्स मार्केट में हम लोग 103 रुपए में जाके ये पोजीशन की रिवर्स पोजीशन हम लोग ले लेंगे। तो अब हम डे ऑफ एक्सपायरी वाले दिन आते हैं, क्या होगा। दोनों पोजीशन डिस्कस कर लेंगे हम लोग कि मार्केट के हम लोग हर तरफ की सिचुएशन डिस्कस कर लेंगे और देखेंगे क्या जो 3 रुपए का प्रॉफिट उस आर्बिट्रेजर ने लॉक करा सच में उसको मिल पाया या नहीं मिल पाया। सबसे पहले तो सिंपल एक केस डिस्कस कर लेते हैं कि अगर जो फ्यूचर्स मार्केट का प्राइस है
वो हमारा 103 रुपए पे बंद हो गया। तो इसका मतलब फ्यूचर्स भी 103 पे बंद हो गया और कैश भी 103 पे बंद हो गया, क्योंकि दोनों प्राइस एक्सपायरी वाले दिन मर्ज कर जाते हैं। तो उसको कैश मार्केट में प्रॉफिट हो गया 3 रुपए का, और फ्यूचर्स मार्केट में उसको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, तो उसका प्लस माइनस जीरो यहां पे हो गया, तो उसको 3 रुपए का यहां पे प्रॉफिट आ गया। सेकेंड सिनेरियो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए इसकी डेट ऑफ एक्सपायरी वाले दिन रिवर्स चीज हो गई, इसका प्राइस 98 रुपए चला गया। अब डिस्कस कर लेते हैं सिनेरियो क्या होगा। जो मेरी कैश मार्केट की पोजीशन थी उसमें मेरे को 2 रुपए का लॉस हो जाएगा, क्योंकि मैंने 100 रुपए में खरीदा हुआ था, और जो मेरी फ्यूचर्स मार्केट की पोजीशन थी उसमें मेरे को 5 रुपए का बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि वो मैंने 103 रुपए में बेचा हुआ था। 103 वाली चीज जो मैंने बेची हुई, अब मैं ना 98 में खरीद सकता हूं, तो मेरे को 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ, नेट रिजल्ट आ गया 3 रुपए। तो 3 कहने का मतलब है कि मार्केट चाहे किसी भी डायरेक्शन में जाए, वो जो प्राइस का डिफरेंस है वो आर्बिट्रेटर ने अपने पॉकेट में रख लिया। अब डिस्कस कर लेते हैं इसके रिस्क क्या होंगे। देखिए, इस पोजीशन में हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारी बाइंग और सेलिंग पोजीशन का टाइमिंग एग्जैक्ट सेम है। मतलब जिस टाइम हमने बाय करा उसी टाइम हमने सेल कर दिया, तो हमने 3 रुपए का जो प्रॉफिट, जो मार्जिन का डिफरेंस था, प्रॉफिट का डिफरेंस था बेसिकली, वो हमने आर्बिट्रेटर ने कैच कर लिया। क्या होगा कि उसको एक मार्केट में तो पोजीशन मिल गई, और सेकंड मार्केट में पोजीशन या तो मिली नहीं या डीले मिली। तो वो जो इनवर्स पोजीशन वो जो बना रहा है, उस पोजीशन को मिलने में अगर उसको डीले हुआ, या हो सकता है उसको फ्यूचर्स मार्केट में पोजीशन मिल गई हो, कैश मार्केट में ना मिली हो, तो ये जो दो पोजीशन, इनवर्स पोजीशन बनाने में जो डीले होता है, वही आर्बिट्रेटर का रिस्क होता है कि वो कितना एफिशिएंटली मार्केट में ऑर्डर पंच कर सकता है। इसलिए हमारे पास बहुत प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर भी आते हैं जो कि आर्बिट्रेटर्स को ये इंश्योर करते हैं कि आपकी दोनों पोजीशन साइमल्टेनियसली पंच हो। इमीडिएट और कैंसिल ऑर्डर्स भी इसीलिए बनाए गए हैं कि अगर ऑर्डर्स मिले तो एट द टाइम सेम मिले, नहीं तो ना मिले, क्योंकि अगर एक लेग मेरे किसी ट्रांजैक्शन का छूट गया तो वो आर्बिट्रेटर का किसी भी तरह से सेंस नहीं बन पाती। चलते हैं हमारी स्लाइड पे वापस। इस स्लाइड में हम देखेंगे कि हमने यही पॉइंट मेंशन करा है, ट्रेडर परचेजेस एन एसेट cheaply in one location exchange and simultaneously arrange to sell it in another location। एक थर्ड पॉइंट हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे, बेसिकली हमारे मॉड्यूल में यहाँ पे लिखा हुआ है, सच अपॉर्चुनिटीज आर अनलाइकली टू परसिस्ट फॉर वेरी लॉन्ग। ऐसा क्यों? देखिए, मार्केट जो है वो बहुत बड़ी मार्केट है, इसमें कोई एक दो बायर सेलर तो है नहीं, लाखों की क्वांटिटी में जो इन्वेस्टर्स हैं वो हैं, करोड़ों की यहाँ पे क्वांटिटीज ट्रेड होती हैं। तो ये जो मैंने अभी सिनेरियो आपसे डिस्कस करा, आपको क्या लगता है कि ये सिनेरियो बहुत लंबे टाइम तक एग्जिस्ट कर सकता है मार्केट में? ये सिनेरियो जैसे ही एग्जिस्ट करेगा, जितने भी आर्बिट्राजर्स होंगे वो सारे आर्बिट्राजर्स उस पोजीशन को कैच करने के लिए मार्केट में कूद पड़ेंगे। तो होगा क्या, जहां पे हमने कैश में पोजीशन प्लस करी थी और फ्यूचर्स में सेल करी थी, जैसे जैसे उसमें सेलर्स बढ़ते रहेंगे, यहाँ पे बायर्स बढ़ते रहेंगे, प्राइस जो है ऊपर या नीचे होता रहेगा। जब कैश मार्केट में मेरे बायर बढ़ेंगे तो डिमांड बढ़ने की वजह से कैश मार्केट का प्राइस बढ़ जाएगा, और सेलिंग जब मेरा प्रेशर बढ़ेगा फ्यूचर्स मार्केट में, तो सप्लाई ज्यादा होने की वजह से, सेल ज्यादा होने की वजह से प्राइस नीचे आ जाएगा। तो जो 100 और 103 का प्राइस है, इसका डिफरेंस जो है वो बहुत माइन्यूट डिफरेंस रह जाएगा। तो इसलिए बोला जाता है कि जो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो बहुत कम मिलती हैं मार्केट में, बहुत प्रोफेशनली मिलती है, बहुत ढूंढने पे आपको यहाँ पे मिलती हैं। पर कुछ प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं जो अभी भी आर्बिट्राज में काम करते हैं, स्पेशली ऑप्शंस की मैं बात करूं, आईसीएफएम की मैं बात करूं, तो आईसीएफएम में भी प्रोफेशनल ट्रेडिंग डेस्क है जो कि आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करके एक परफेक्ट ट्रेडर्स की तरह यहाँ पे ग्रूम करती है ट्रेडर्स को। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक आ रहा है यूजेस ऑफ इंडेक्स फ्यूचर्स में ही,
कि क्यों इंडेक्स फ्यूचर्स की मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे बात कर रहा हूँ, स्टॉक फ्यूचर्स की बात नहीं कर रहा, कि क्यों हम लोगों को उसको यूज करने की जरूरत पड़ी। एक चीज है रिस्क को मिटिगेट करने के लिए। अब सर आप कहेंगे कि रिस्क तो खाली हेजर्स होते हैं, इनके लिए होता है, पर सर रिस्क के हमारे दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सिस्टमैटिक रिस्क, एक होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क। इस रिस्क को देखने के लिए आपके बहुत क्वेश्चंस आपके पेपर में आपको मिलते हैं। सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क के बीच का डिफरेंस बहुत अच्छे से समझेंगे हम। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अनसिस्टमैटिक रिस्क की। नाम से क्लियर हो रहा है, ऐसा रिस्क जो कि सिस्टम की वजह से ना हो, उसे बोला जाता है अनसिस्टमैटिक रिस्क। अब ये किस तरह का रिस्क होगा? आप अगर कोई इन्वेस्टर हैं, किसी फलाना कंपनी के आपने शेयर खरीदे हुए हैं और वो कंपनी अगर प्रोडक्शन के सेक्टर में है, तो उस प्रोडक्शन के सेक्टर में उसको वर्कर्स लगेंगे, उसकी बहुत बड़ी टीम लगेगी उसको वो पर्टिकुलर चीज मैन्युफैक्चर करने के लिए। मान लीजिए उस पर्टिकुलर यूनिट में वर्कर्स की कभी स्ट्राइक हो जाती है, उस स्टॉक का प्राइस पे ऑब्वियसली इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि प्रोडक्शन उसकी ठप हो जाएगी। तो ऐसे ही रिस्क को, यानी कंपनी स्पेसिफिक रिस्क को, जो कि सिस्टम की वजह से नहीं हुए, कंपनी की वजह से हुए, उन्हें बोला जाता है अनसिस्टमैटिक रिस्क। जैसे मैंने आपसे एक एग्जांपल डिस्कस करा, कंपनी की स्ट्राइक हो गई, या फिर एक नया कॉम्पिटिटर आगे खड़ा हो गया मार्केट में जो कि एग्जिस्टिंग कंपनी को सेम प्राइस सेम प्रोडक्ट बहुत चीपर रेट पे दे रहा है, तो उससे भी जो रिस्क है वो भी एक रिस्क हो जाता है। तो इस रिस्क को किस तरह से आप दूर कर सकते हैं? इसका आंसर है डाइवर्सिफिकेशन करना। जब मैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात करता हूं तो एक चीज बोली जाती है कि नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इसका मतलब है कि सारा पैसा अपना एक स्टॉक में आप मत लगाइए। वो इसीलिए आपको बोला जाता है कि अगर किसी पर्टिकुलर एक कंपनी के साथ आपकी प्रॉब्लम हुई तो आपका सारा पैसा एक ही कंपनी के पीछे ना चला जाए। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन का हम यूज करते हैं। अलग अलग कंपनीज, हम लोग एक ही सेक्टर में अलग अलग कंपनीज पे हम लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, जिससे इस रिस्क को हम लोग अगेन अवॉइड कर सके। सेकेंड तरह का रिस्क आता है हमारे पास सिस्टमैटिक रिस्क। नाम से क्लियर हो रहा है, ऐसा रिस्क जो कि सिस्टम की मैं बात करूं तो मैक्रो इंडिकेटर्स, पहले वाले में हमने बात करी थी माइक्रो इंडिकेटर्स, कंपनी स्पेसिफिक रिस्क। मैक्रो इंडिकेटर्स क्या होंगे? किसी कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ वार हो जाना, इन्फ्लेशन, सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज, सीआरआर रेट में चेंज हो जाना, ऐसे जो मैक्रो फैक्टर्स हैं, रेपो रेट्स में चेंज हो जाना, ऐसे जो मैक्रो फैक्टर्स हैं जो कि सारे सिस्टम को इफेक्ट करते हैं, उसे बोला जाता है सिस्टमैटिक रिस्क। देखिए, डायरेक्टली एसोसिएटेड विद ओवरऑल मूवमेंट, directly associated with overall movement in the general markets or economy, risk due to sudden change in the monetary or fiscal policy, depreciation of domestic exchange rates, declaration of war. This risk is separable from the investments and tradable in the market with the help of index based derivatives. स्पेशली सिस्टमैटिक रिस्क की मैं बात करूं तो इसको हम कैसे मिटिगेट करते हैं? इसको मिटिगेट किया जाता है इंडेक्स फ्यूचर्स की मदद से। इसलिए बोला कि हम लोग पढ़ेंगे यूजेस ऑफ इंडेक्स फ्यूचर्स। पहले वाला रिस्क हमने मिटिगेट कर दिया डाइवर्सिफिकेशन से, ये वाला रिस्क हम लोग मिटिगेट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर्स की मदद से। सर, आगे बढ़ने से पहले इंडेक्स फ्यूचर्स क्या मतलब बेसिक सेंस अभी तक हम लोगों को क्या लग रही होगी कि चलो एक स्टॉक में हमने पैसा लगाया, वो अगर उसमें स्ट्राइक वगैरह होगी, चलो दूसरा स्टॉक जो है वो हेल्प आउट कर देगा हमारी। इंडेक्स फ्यूचर्स की मदद से सर कैसे हम लोग रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं? छोटा सा एग्जांपल समझेंगे। मान लीजिए कि कोई मेरा स्टॉक है, अगर वो इंडेक्स क्या होता है, सबसे शुरू में हमने डिस्कस करा था, इट इज अ बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमी। जो मार्केट के सारे मोस्टली जो सेक्टर्स हैं उनकी बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनीज को मिला के हमारा इंडेक्स बनता है। तो मेरे पास भी जिस किसी सेक्टर का स्टॉक होगा, वो जो स्टॉक होगा किसी ना किसी सेक्टर को तो बिलोंग करता होगा, उसका कुछ पार्ट मेरा जो इंडेक्स है वो रिप्रेजेंट करता होगा। हालांकि वो जो स्टॉक है वो जरूरी नहीं कि मेरा डायरेक्टली इंडेक्स का पार्ट हो। निफ्टी की मैं बात करूं तो जरूरी नहीं कि 50 कंपनीज का मेरा पार्ट हो, पर उस सेक्टर्स का जो महारथी है वो तो उस इंडेक्स में होगा।
तो क्या होगा कि अगर, क्या ऐसा हो सकता है कि अगर मैं इंडेक्स को शॉर्ट कर दूं और अपने पोर्टफोलियो की पोजीशन एज इट इज रखूं, तो मेरा वो जो सिस्टमैटिक रिस्क है वो मेरा किसी हद तक हेज हो जाए। तो इसीलिए हम लोग यूज करते हैं, एक टर्म हम पढ़ेंगे आगे, बीटा। बीटा हम लोग क्यों यूज करते हैं, ये देखने के लिए कि हमें किस हद तक इंडेक्स को सेल या बाय करना है, अपना जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है उसके अकॉर्डिंग। सो जब भी मैं सिस्टमैटिक रिस्क की बात करूं, ध्यान रखिए हमारे पास एक वर्ड आता है बीटा। कॉन्सेप्ट ऑफ बीटा थोड़ा सा थ्योरेटिकल पढ़ेंगे, उसके बाद एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे। देखिए, इट इज अ मेजर ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ अ सिक्योरिटी दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड थ्रू डाइवर्सिफिकेशन, measures the sensitivity of a stock portfolio vis-a-vis index movement over a period of time on the basis of historical prices। बीटा का कॉन्सेप्ट क्या है ना, कि ये आपको बताता है कि आपका स्टॉक और मार्केट के मूवमेंट में क्या रिलेशन है, कि अगर मेरा स्टॉक इतने परसेंट से, मेरा जो स्टॉक या पोर्टफोलियो है वो इतने परसेंट से मूव करा, मार्केट अगर इतने परसेंट से मूव करा, तो मेरा पोर्टफोलियो, मेरा स्टॉक कितने परसेंट से मूव कर सकता है। उसी एक पर्टिकुलर मेजरमेंट को बोला जाता है बीटा। देखिए, मैंने कहा अगर मेरा बीटा, मेरा इंडेक्स, मेरा पोर्टफोलियो का बीटा या फिर मेरे सिंगल स्टॉक का बीटा अगर 2 है, उसका मतलब है कि अगर मार्केट 20% से मूव करा तो मेरा जो स्टॉक है वो 40% से मूव करेगा इन आइदर और डायरेक्शन। मतलब मार्केट अगर नेगेटिव मूव करा तो मेरा जो पोर्टफोलियो या स्टॉक है वो भी 40% नेगेटिव मूव करेगा। अगेन ये जो कैलकुलेशन है ये हिस्टोरिकल प्राइसेस पे डिपेंड करती है। जो बीटा की कैलकुलेशन है, बीटा किसी स्टॉक या पोर्टफोलियो का आप जब निकालते हैं तो वो हिस्टोरिकल रेट्स के हिसाब से निकालते हैं। बीटा कैलकुलेशंस, आप इंडिविजुअल स्टॉक का बीटा कैलकुलेशन आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये सीएफए लेवल का पार्ट होता है। इसमें आपसे पूछेगा तो ज्यादा से ज्यादा आपको पोर्टफोलियो बीटा कैलकुलेशन पूछ सकता है। वो बहुत इजी कैलकुलेशन है, सिंपल। आपको हर स्टॉक का बीटा दिया होता है, हर स्टॉक का वेट दिया होता है, उसको आप ऐड करेंगे तो आपका बीटा निकल के आ जाएगा। देखिए, पोर्टफोलियो बीटा की मैं अगर बात करूं, मान लीजिए मेरे पास 4 स्टॉक हैं या 5 स्टॉक हैं मेरे पोर्टफोलियो में। हर स्टॉक का वेट, मेरा अगर पोर्टफोलियो 1 लाख रुपए का है और मेरा किसी पोर्टफोलियो में 30,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है, किसी में 20,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है, किसी में 25,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है, तो हर स्टॉक का मेरे पोर्टफोलियो में कुछ ना कुछ वेट है। अब किसी 1 लाख रुपए का मेरा अगर पोर्टफोलियो है, उसमें 30,000 का मेरा कोई स्टॉक है, तो मेरा उसका वेट हो गया 0.3। वही अगर 25,000 का इन्वेस्टमेंट है किसी मेरे पर्टिकुलर स्टॉक में, टोटल 1 लाख रुपए के पोर्टफोलियो में, तो उसका वेट हो गया 0.25। तो मेरे को इसमें क्या चाहिए, मेरे को इसमें इंडिविजुअल स्टॉक का वेट चाहिए। वेट मेरा कैसे निकलता है, टोटल इन्वेस्टमेंट्स इन द स्टॉक डिवाइडेड बाय टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू। सिंपल, मेरा सिंपल, बहुत सिंपल है। मेरा टोटल, मेरा इंडिविजुअल वेट्स निकल जाएंगे। वही मैं अगर बीटा की बात करूं, इंडिविजुअल स्टॉक्स का बीटा आपको बहुत इजीली अवेलेबल होता है फाइनेंशियल वेबसाइट्स पे। आप इंडिविजुअल स्टॉक्स का बीटा ले लीजिए। क्या करना है आपको, इंडिविजुअल स्टॉक का बीटा लेना है और आपको वेट लेना है, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस करते रहेंगे तो आपका पूरा पोर्टफोलियो का बीटा निकल के आ जाएगा। मान लीजिए किसी आपका वेट है किसी स्टॉक का 0.25, उस स्टॉक का बीटा है 2। दूसरा स्टॉक है जिसका आपका पोर्टफोलियो में वेट है 3, उसका बीटा है 0.5। तो आपको वेट उसका 100 तक करना है। ये कितना हो गया, 0.3, 0.25, 0.5, 0.55। वही मैं तीसरा स्टॉक ले लूं जिसका पोर्टफोलियो में वेट है 0.2, उसका बीटा है 0.1। तो ऐसे ही कर करके मेरा जब तक ये 100 हो जाता है उसकी मैं टोटल कर लूंगा और मेरा टोटल पोर्टफोलियो का बीटा मेरे पास हो जाएगा। अभी ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, पोर्टफोलियो का बीटा निकाल क्यों रहा हूं, क्या रीजन है सर? पोर्टफोलियो का बीटा निकालने का रीजन है कि मैं कितने निफ्टी के लॉट हेज करूं
जिससे मैं अपना सिस्टमेटिक रिस्क जो है वो डाइवर्सिफाई करता हूं। हेज करूंगा इसका मतलब उसकी इनवर्स में पोजीशन लूंगा। तो ये जो मैं सारी कैलकुलेशन कर रहा हूं पोर्टफोलियो बीटा की, बस इसीलिए कर रहा हूं। और वो किस क्वांटिटी में, ये तो हो गया मेरा, चलिए कि मेरा पोर्टफोलियो का बीटा निकल गया। अब सर एक्चुअली मैं कितने निफ्टी के लॉट मारूं, हमने डिस्कस करा था कि निफ्टी जब हम इंडेक्स फ्यूचर्स की बात कर रहे हैं, फ्यूचर्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें लॉट साइज में ट्रेडिंग होती है। तो निफ्टी के करंट लॉट साइज है 50 का। तो सर कितने लॉट मारूं कि मेरा जो पोर्टफोलियो है वो मेरा हेज हो जाए? सर उसके लिए भी एक फॉर्मूला आता है हमारे पास, जिसमें आता है आपका वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो मल्टीप्लाई बाय बीटा ऑफ पोर्टफोलियो डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। न्यूमेरिकल में समझ लेते हैं। आप देखिए, वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो इनटू बीटा ऑफ पोर्टफोलियो डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। एग्जांपल ले लेते हैं, मेरा अगर 20 लाख का पोर्टफोलियो है, सर बीटा मेरा उस वाले कैलकुलेशन से निकल के आया 1.5 का। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू मैं किसकी ले रहा हूं, जो मेरा निफ्टी की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है। निफ्टी या जिस भी आप इंडेक्स से अप्रोप्रिएट समझते हैं, अगर आपने अपना इंडेक्स सेक्टोरल पोर्टफोलियो बनाया तो आप उसके जो सेक्टोरल इंडेक्स है उसकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू लेंगे। तो निफ्टी के मैं कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू की अगर बात करूं, करंटली अगर उसकी वैल्यू चल रही है 19,000 इंटू 50, ये मेरी कितनी हो जाती है, अराउंड ये हो जाता है मेरा 9.5 लाख रुपए। तो सर ये मेरी वैल्यू कितने निकल के आ गई, 20 लाख इंटू 30 लाख, 30 लाख डिवाइडेड बाय 9.5 लाख, अराउंड मेरे 3 लॉट आ गए सर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 3 लॉट अगर मैं निफ्टी के हेज कर दूं तो मेरा जो सिस्टमेटिक रिस्क है वो मेरा डाइवर्सिफाई हो जाएगा, वो मेरा मैनेज हो जाएगा। क्योंकि मेरा जो इंडेक्स में मूवमेंट, प्रोपोर्शनेट मूवमेंट आएगी, उसके लिए मैंने बीटा की कैलकुलेशन ले ली। तो मैंने, अगर मुझे अपना पोर्टफोलियो हेज करना है, पोर्टफोलियो हेज करना है इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि भाई जितनी वैल्यू है कम से कम मुझे इतनी मिल जाए, उसमें अगर इन्वर्स मूवमेंट आया तो मुझे वो रिस्क नहीं झेलना। तो इसलिए मैंने बीटा की कैलकुलेशन करी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कुछ टर्म्स हैं फ्यूचर्स की, बेसिक टर्म्स हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे सीधा मॉड्यूल में से। तो सर एक टर्म निकल के आती है मेरे पास लॉन्ग हेज की। लॉन्ग हेज में इसका मतलब, जैसे वर्ड से थोड़ा क्लियर हो रहा है कि मैं फ्यूचर्स में जाके कोई पोजीशन अपनी लॉन्ग करूंगा। ये सर मैं किस सिनेरियो में करता हूं कि मान लीजिए मेरे पास कोई कैश में कोई पेमेंट आ रही है, पर मुझे नहीं पता कि मुझे अभी कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है। तो सिंपली मैंने फ्यूचर्स में जाके अपना इंडेक्स जो है वो बाय कर लिया, इस उम्मीद में कि जब मुझे मेरे पास एक्चुअल पैसा आएगा, और एक्चुअल पैसा जब मेरे पास आए तो हो सकता है फलाना सिक्योरिटी की जहां पे मैंने डिसाइड करा है उसकी वैल्यू बढ़ चुकी हो। तो उस रिस्क को कंपनसेट करने के लिए मैंने इंडेक्स को आज ही खरीद लिया। तो अब होगा क्या, अगर उस फलाना सिक्योरिटी की प्राइस जब मेरे पास एक्चुअल कैश आया बढ़ गया, तो जो मैंने इंडेक्स फ्यूचर्स को लॉन्ग किया हुआ है उसमें मेरे को प्रॉफिट निकल जाएगा, और वो मेरा को कंपनसेट कर देगा सिक्योरिटीज को हायर प्राइस में खरीदने के लिए। रिवर्स पोजीशन में क्या होगा कि अगर मेरी जो सिक्योरिटीज का प्राइस है जिसमें मैंने एक्चुअल अब इन्वेस्टमेंट करना है वो गिर गया, तो सर जब मैं कैश मार्केट में इन्वेस्टमेंट करूंगा तो वो प्राइस जो है वो मेरे को अब सस्ता मिल जाएगा, लेकिन अब जो मैंने इंडेक्स में बाइंग पोजीशन बनाई हुई है वो मेरी लॉस में चली जाएगी। तो अगेन मेरी जो पोजीशन है वो हेज हो गई। अब चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, मैंने जब जिस टाइम पे पोजीशन ली उसी टाइम पे मेरे को एंट्री और उतना ही मेरा प्रॉफिट लॉस वहां पे तय हो गया। किसी को बोला जाता है लॉन्ग हेज, इसी का अपोजिट है शॉर्ट हेज। सर शॉर्ट हेज में हम क्या करेंगे, इज अ ट्रांजैक्शन व्हेन द हेज इज अकम्प्लिश्ड बाय गोइंग शॉर्ट। सर इसका इंस्टेंस देख लेते हैं। हम लोगों के पास कोई पोर्टफोलियो है,
हमें उसको लिक्विडेट करना है। पहली पोजीशन में क्या था, हमें तो अभी पोर्टफोलियो अपना बनाना था। इस केस में पोर्टफोलियो हमारे पास ऑलरेडी है, हमें उसे लिक्विडेट करना है, पर अभी नहीं करना। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल इंडेक्स फ्यूचर्स को आज ही सेल आउट कर देंगे। अब होगा क्या, अब जब इंडेक्स फ्यूचर्स हमारा अगर फेवर में गया, इसका मतलब अगर डाउन गया, तो मेरे को इंडेक्स फ्यूचर्स में प्रॉफिट हो जाएगा। वही मेरी जो एक्चुअल पोर्टफोलियो है उसमें मेरे को कंपैरेटिवली लॉस होगा। तो मेरी जो दोनों पोजीशंस हैं आपस में मैच हो गए, आई एम टोटली हेज्ड। थर्ड मेरा निकल के आता है क्रॉस हेज। सर, जब एक एसेट क्लास एक से ज्यादा मार्केट में, या फिर आप कह सकते हैं कि जिसका आपका जो एसेट क्लास है वो आपकी डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है। सर, कुछ कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जिनके आपके पास अंडरलाइंग पोजीशन तो है, पर वो डायरेक्टली ट्रेडेबल नहीं है। जैसे हमारे मॉड्यूल में एग्जांपल दिया हुआ है जेट फ्यूल का। जेट फ्यूल हम लोग डायरेक्ट ट्रेडिंग उसमें नहीं कर सकते, लेकिन उसके वेरी नियर है क्रूड ऑयल, उसमें हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो जेट फ्यूल में अगर मेरी पोजीशन कोई एयरलाइन कंपनी है, उसको जेट फ्यूल में अपनी पोजीशन बनानी है, तो वो क्रूड ऑयल में आज ही पोजीशन बना सकता है, जिसका डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ता है जेट फ्यूल के प्राइसेस पे। इसी को बोला जाता है क्रॉस हेज। फोर्थ टर्म है हेज कॉन्ट्रैक्ट मंथ। सर, क्वेश्चन ये निकल के आता है कि हेज कॉन्ट्रैक्ट मंथ, हम जो पोजीशन हम लोग फॉर्म कर रहे हैं वो किस मंथ में हम लोग फॉर्म करें, मतलब कौन से मंथ का हम लोग जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लें। ऑब्वियसली जिस मंथ में आप की वो जो कैश मार्केट की पोजीशन है, वो मंथ में आप अपना अनवाइंड उसको वाला सेलेक्ट करें। कोई अगर एयरलाइन कंपनी है, उसको जिस भी मंथ में एक्चुअल जेट फ्यूल की खरीदारी या बिकवाली करनी है, उसी मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में उसको पोजीशन लेनी चाहिए। इसी को बोला जाता है आपका सिलेक्शन ऑफ हेज कॉन्ट्रैक्ट मंथ। तो सर, इसी के साथ हमारा चैप्टर 3 पूरा हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स पे, एमसीक्यूज पे। अगेन चैप्टर बहुत आपकी वेटेज करता है, 25% की वेटेज है। इस चैप्टर को आपको लाइटली नहीं लेना। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन निकल के आ रहा है, व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स। पहले भी वैसे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज वाइल फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट, बल्कि इसने अपोजिट हम लोगों को स्टेटमेंट बोल दी है। तो ऑप्शन सेकंड, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट आर स्टैंडर्डाइज्ड while forward contracts are customized. Forward contracts have no counterparty risk while futures contracts do. Futures contracts have no expiration date while, देखिए पता चल रहा है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स की जब मैं बात करूं तो स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ अ क्लियरिंग हाउस इन फ्यूचर्स ट्रेडिंग। सर, क्लियरिंग हाउस का क्या रोल होता है? टू एग्जीक्यूट ट्रेड्स ऑन बिहाफ ऑफ ट्रेडर्स, टू प्रोवाइड financing for traders, to act as the counterparty to both buyers and sellers। अगर ये आपको ध्यान हो तो हम लोगों ने डिस्कस करा था कि फ्यूचर्स और फॉरवर्ड्स में क्या डिफरेंस होता है, कि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में काउंटर पार्टी होती है जो कि एक्ट करती है बायर टू एवरी सेलर एंड सेलर टू एवरी बायर। तो वो जो काउंटर पार्टी होती है वो होती है क्लियरिंग हाउस, क्योंकि जो ट्रेड्स होते हैं वो क्लियरिंग हाउस को ही क्लियर करने होते हैं हमारे, ना वो फाइनेंस करती है। वो ट्रेड्स, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन कभी भी ट्रेड्स एग्जीक्यूट नहीं करती सर, वो क्लियर करती है। ट्रेड्स तो ट्रेडर ही करेगा, या उसके बिहाफ पे उसका जो डीलर होगा वो करेगा उसके इंस्ट्रक्शंस पे। ना क्लियरिंग हाउस किसी तरह का फाइनेंसिंग प्रोवाइड करती है, वो तो सर खाली ट्रेड क्लियर करती है। और साथ में हमारा आ जाता है टू एक्ट एज द काउंटर पार्टी टू बोथ बायर्स एंड सेलर्स। फोर्थ ऑप्शन है टू रेगुलेट द फ्यूचर्स मार्केट। सर, रेगुलेटर तो सेबी है। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मार्जिन इन फ्यूचर्स ट्रेडिंग। फ्यूचर्स ट्रेडिंग में इनमें से मार्जिन के ऊपर क्या स्टेटमेंट सही बैठती है? मार्जिन इज अ फॉर्म ऑफ कोलैटरल दैट मस्ट बी डिपॉजिटेड बाय बोथ बायर्स एंड सेलर्स। मार्जिन इज ओनली रिक्वायर्ड फॉर बायर्स नॉट सेलर्स। सर, दोनों साइड से मार्जिन चाहिए होती है। मार्जिन इज अ फिक्स्ड अमाउंट सेट बाय द एक्सचेंज। सर, मार्जिन जो होती है वो फ्लक्चुएट करती रहती है
डिपेंडिंग अपॉन वेरियस पैरामीटर्स, जिसमें से एक होता है वैल्यू एट रिस्क मार्जिन, जो कि एक्सचेंज टाइम टू टाइम डिसाइड करता है परसेंटेज के बेसिस पे। तो मार्जिन जो है वो कभी भी फिक्स नहीं हो सकती। मार्जिन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फ्यूचर्स ट्रेडिंग। और फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए मार्जिन ही तो चाहिए होती है। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग मार्किंग टू मार्केट इन फ्यूचर्स ट्रेडिंग? इसका मतलब MTM मार्जिन को क्यों लगाया जाता है फ्यूचर्स ट्रेडिंग की जब मैं बात करूं। टू कैलकुलेट द डेली प्रॉफिट्स और लॉस ऑन अ फ्यूचर्स पोजीशंस, to adjust the price of a futures contract based on changes in the underlying assets। सर एडजस्टमेंट नहीं किया जाता प्राइस में, वो तो जो मार्केट फोर्सेस होती हैं वो ड्राइव करती हैं प्राइजेस को। जो लास्ट डे होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का, उस दिन स्पॉट और फ्यूचर्स मार्केट, फ्यूचर्स का जो क्लोजिंग प्राइस होता है उसको मर्ज कर दिया जाता है। टू इंश्योर दैट सो ऑप्शन 2 इज नॉट द राइट आंसर। टू इंश्योर दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज सेटल्ड on the expiration day, to determine the initial margin requirement for a futures contract। सर इनिशियल मार्जिन तो एक्सचेंज डिटरमाइन करती है अगेन वेयर मार्जिन के बेसिस पे। तो जो मार्क टू मार्केट का हमारा ऑब्जेक्टिव होता है वो इसीलिए बनाया जाता है कि जो डेली बेसिस पे हमारे प्रॉफिट्स या लॉसेस हैं उनको मार्केट के अनुसार आपका एडजस्ट किया जा सके। क्योंकि जो फ्यूचर्स की मैं बात करूं तो मार्जिन्स का गेम होता है। तो मेरा अगर किसी दिन ज्यादा लॉस हो गया और मैंने MTM की एडजस्टमेंट्स नहीं करी तो हो सकता है जो मेरी पार्टी है वो डिफॉल्ट हो जाए। इसी चीज को रोकने के लिए फ्यूचर्स मार्केट में डेली बेसिस पे सेटलमेंट की जाती है। या तो आपने अपनी जो पोजीशन है वो रिवर्स कर दी तो सर कोई बात ही नहीं रही, फिर तो आपकी पोजीशन क्लोज हो गई, ना आपको मार्केट को कुछ लेना ना कुछ देना। अगर आपने अपनी पोजीशन क्लोज नहीं करी, कैश मार्केट में क्या होता है, तो आपके पास या तो डिलीवरी आ जाती है या आप डिलीवरी दे देते हैं। ये डिफरेंस होता है फ्यूचर्स और कैश मार्केट की ट्रेडिंग में। अगर आपने पोजीशन फ्यूचर्स मार्केट में कोई अपनी छोड़ी हुई है तो वो आपकी डेली बेसिस पे एडजस्ट होती है, ये मान के कि आपने अगर उस दिन पोजीशन क्लोज कर दी होती तो आपको कितना प्रॉफिट या लॉस होता, उसी को बोला जाता है मार्क टू मार्केट एडजस्टमेंट्स। क्वेश्चन 5, व्हाट इज द लॉन्ग पोजीशन इन अ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट? सर बहुत इजी क्वेश्चन है। अ पोजीशन वेयर द ट्रेडर हैज सोल्ड अ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। सर सोल्ड वाली तो शॉर्ट पोजीशन बोली जाती है। अ पोजीशन वेयर द ट्रेडर हैज बॉट अ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, ऑब्वियसली ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट शॉर्ट सेलिंग इन फ्यूचर्स ट्रेडिंग? शॉर्ट सेलिंग इज नॉट अलाउड इन फ्यूचर्स ट्रेडिंग। सर बिल्कुल नहीं। फ्यूचर्स ट्रेडिंग में मेनली लोग शॉर्ट सेलिंग के लिए ही आते हैं। Short selling involves selling a futures contract that the trader does not own। सर ये स्टेटमेंट मुझे अभी तक ठीक लग रही है, आगे ली स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। Short selling involves buying a futures contract that the trader does not own। Short selling तो सेलिंग होती है। Short selling is only allowed for experienced traders। सर ऑप्शन 2 is the correct answer। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following is true about settlements in futures trading? सेटलमेंट्स की मैं बात करूं, settlements involve the physical delivery of the underlying assets। Settlements can only be done in cash। Settlements can be done in cash or through physical delivery of the underlying assets। पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा पुराना हो चुका है। अगर मैं अब करंट सिनेरियो की बात करूं तो मैं इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करूं तो उसका सेटलमेंट होता है कैश से। वही मैं अगर स्टॉक्स की बात करूं तो अगर आपने अपनी फ्यूचर्स की पोजीशन कोई ओपन छोड़ दी है एक्सपायरी वाले दिन तो उसका सेटलमेंट भी एक्चुअल डिलीवरी लेने या देने से ही होगा। तो इस चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे। मार्जिन इन फ्यूचर्स ट्रेडिंग इज टू बी पेड बाय हुम? अगेन अभी ऊपर भी डिस्कस करा था, बोथ बायर एंड सेलर ही मार्जिन देते हैं, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सिंस ट्रेडिंग इन फ्यूचर्स कैलेंडर स्प्रेड कैरीज लेस मार्केट रिस्क, इट कैरीज लेस मार्जिन रिक्वायरमेंट। फ्यूचर्स कैलेंडर स्प्रेड की मैं बात करूं तो मेनली ये स्ट्रेटजीज बनाई जाती है आर्बिट्रेजर्स के द्वारा। इसमें क्या होता है कि हम एक मंथ के पोजीशन में एक पोजीशन लेते हैं और उसके अगले मंथ की पोजीशन में उसकी रिवर्स पोजीशन ले लेते हैं। मान लीजिए करंट मंथ के उसमें कॉन्ट्रैक्ट में हमने बाई की पोजीशन ले ली और नेक्स्ट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में हमने सेलिंग की पोजीशन ले ली। इस तरह की पोजीशन में हमारा जो रिस्क है वो ऑब्वियसली कम हो जाता है क्योंकि इंस्ट्रूमेंट एक ही है।
अगर मूवमेंट आएगा तो वो दोनों तरफ मूवमेंट आएगा, एक का रिवर्स मूवमेंट दूसरे से हमारा स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, तो इसलिए हमारा इसमें रिस्क कम होने की वजह से मार्जिन की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, तो इसलिए करेक्ट आंसर इज ट्रू। अ कंपनी एंटर्स इनटू अ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट टू सेल ऑयल एट अ स्पेसिफाइड प्राइस इन 3 months। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, एक कंपनी ने फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करा जहां पे उसने ऑयल बेच दिया एट अ स्पेसिफाइड प्राइस, जिस भी उसने प्राइस में बेचा, 3 months का कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें उसने ऑयल बेच दिया। तो इस पोजीशन को या इस एग्जांपल को क्या बोलेंगे? अ लॉन्ग हेज, अ शॉर्ट हेज, स्पेकुलेशन, आर्बिट्राज। सर शॉर्ट हेज अभी पढ़ा था हमने। ट्रू और फॉल्स? फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स आर टिपिकली मार्क टू मार्केट डेली। सर ट्रू है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन कमोडिटी फ्यूचर्स एंड फाइनेंशियल फ्यूचर्स? कमोडिटी और फाइनेंशियल फ्यूचर्स के बीच का प्राइमरी डिफरेंस पूछना चाह रहा है। कमोडिटी फ्यूचर्स आर सेटल्ड थ्रू फिजिकल डिलीवरी व्हाइल फाइनेंशियल फ्यूचर्स आर सेटल्ड इन कैश। आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने जब सेटलमेंट डिस्कस करा था तो उसमें डिस्कस करा था कि जो इंडेक्स और स्टॉक्स के फ्यूचर्स होते हैं उनमें इंडेक्स की मैं बात करूं तो वो कैश सेटल्ड होते हैं, और वहीं मैं अगर स्टॉक्स की बात करूं तो अब रिसेंट कुछ टाइम में वो भी डिलीवरी बेस्ड उनका भी सेटलमेंट होने लग गया है। लेकिन इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो कमोडिटी फ्यूचर्स और फाइनेंशियल फ्यूचर्स के बीच हमारा जो मेन डिफरेंस निकल के आ रहा है प्राइमरली, ऑप्शन नंबर 1 मुझे अभी तक ठीक लग रहा है। अगले ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। कमोडिटी फ्यूचर्स आर ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज व्हाइल फाइनेंशियल फ्यूचर्स आर नॉट। दोनों ही फ्यूचर्स की मैं जब बात करूं तो एक्सचेंज पे ट्रेड होंगे, तो ये ऑप्शन गलत हुआ। कमोडिटी फ्यूचर्स, तो ये डिफरेंस नहीं हुआ। कमोडिटी फ्यूचर्स हैव नो काउंटर पार्टी रिस्क व्हाइल फाइनेंशियल फ्यूचर्स डू। दोनों ही फ्यूचर्स में काउंटर पार्टी रिस्क जो है वो क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस मैनेज करती है क्योंकि एक्सचेंज ट्रेडेड है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। कमोडिटी फ्यूचर्स हैव हायर ट्रांजैक्शन कॉस्ट देन फाइनेंशियल फ्यूचर्स। ऑलमोस्ट सिमिलर कॉस्ट होती है, तो मुझे फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट लगा। कमोडिटी फ्यूचर्स आर सेटल्ड थ्रू फिजिकल डिलीवरी व्हाइल फाइनेंशियल फ्यूचर्स आर सेटल्ड इन कैश। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ लॉन्ग हेज एंड अ शॉर्ट हेज? ये हमने चैप्टर के लास्ट में पढ़ा था, लॉन्ग हेज और शॉर्ट हेज क्या होती है। ऑप्शंस देख लेते हैं। लॉन्ग हेज इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट प्राइस इंक्रीज व्हाइल अ शॉर्ट हेज इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट प्राइस डिक्रीज। सर यही अभी तक मुझे ऑप्शन ठीक लग रहा है। अगले ऑप्शन भी देख लेते हैं। अ लॉन्ग हेज इज यूज्ड फॉर स्पेकुलेशन व्हाइल अ शॉर्ट हेज इज यूज्ड फॉर हेजिंग। सर दोनों ही, लॉन्ग हेज भी शॉर्ट हेज भी, हम लोग क्योंकि हेज नाम दिया गया है दोनों ही हेजिंग के लिए यूज करते हैं, स्पेकुलेशन के लिए नहीं। अ लॉन्ग हेज इन्वॉल्व्स बाइंग फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स व्हाइल अ शॉर्ट हेज इन्वॉल्व्स सेलिंग फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। सर ये डिफरेंस नहीं है, ये इनका फीचर है। अ लॉन्ग हेज इज यूज्ड बाय इंडिविजुअल्स व्हाइल अ शॉर्ट हेज इज यूज्ड बाय इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। सर दोनों ही तरह के लॉन्ग हेज भी और शॉर्ट हेज भी, दोनों ही तरह के, हर तरह के प्लेयर्स यूज करते हैं मार्केट में। तो ऑप्शन नंबर 1 जो कि लॉन्ग हेज इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट प्राइस इंक्रीज व्हाइल अ शॉर्ट हेज इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट प्राइस डिक्रीज, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी रिस्क एसोसिएटेड विद फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट? के साथ प्राइमरी रिस्क क्या एसोसिएटेड है? सर काउंटर पार्टी रिस्क एलिमिनेट हो जाता है क्योंकि अगेन आपकी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन जो है वो एज अ काउंटर पार्टी वहां पे होती है। रेगुलेटरी रिस्क नहीं होता, वेल रेगुलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। मार्केट रिस्क और इंटरेस्ट रेट रिस्क। सर मार्केट रिस्क तो आपका हमेशा होगा ही होगा, किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की मैं बात करूं तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर आर्बिट्राज? आर्बिट्राज के लिए अगर हम फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को यूज करते हैं तो इन ऑप्शंस में से क्या उसकी एडवांटेज होगी आर्बिट्राज के लिए? फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट कैन प्रोवाइड लिवरेज। सर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट लेवरेज तो प्रोवाइड करते ही हैं। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट हैव लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट देन फॉरवर्ड्स, क्योंकि वेल रेगुलेटेड जगह पे आपके फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होते हैं। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट हैव नो काउंटर पार्टी रिस्क। तो सर तीनों ऑप्शन सही हैं, तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। इन अ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट द पार्टी विद अ लॉन्ग पोजीशन, इसका मतलब फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में अगर किसी ने लॉन्ग पोजीशन बनाई भी हो तो उसको क्या कहा जाएगा?
सेल्स द कॉन्ट्रैक्ट्स एंड प्रॉफिट्स फ्रॉम प्राइस डिक्रीज। सर ये जो पोजीशन होगी ये फ्यूचर पोजीशन में किसी की शॉर्ट पोजीशन होगी तो उसके लिए है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, बाइज द कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रॉफिट फ्रॉम अ प्राइस इंक्रीज। ऑब्वियसली अगर मैं लॉन्ग पोजीशन बना के चल रहा हूं तो मेरे को फायदा जब ही होगा जब उसका प्राइस इंक्रीज हो और जो मेरी पोजीशन होगी वो बाय की पोजीशन होगी। ऑप्शन सी, होल्ड्स द कॉन्ट्रैक्ट्स अंटिल एक्सपायरेशन, नॉट अ करेक्ट आंसर। प्रोवाइड्स द कोलैटरल फॉर द कॉन्ट्रैक्ट, अगेन नॉट अ करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ हमारे ये क्वेश्चंस खत्म हुए। उम्मीद करते हैं आपको इस चैप्टर की, जो कि चैप्टर 3, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, जो कि 25% वेटेज कैरी करता है, बहुत अच्छे से समझ आया होगा। बहुत अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ के आइएगा। ये चैप्टर आपके पास या फेल होने का इस पेपर में आपको प्रोवाइड कर सकता है। कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यदि आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जानना चाहते हैं डेरिवेटिव्स को लेके तो आप ज्वाइन कर सकते हैं ICFM के लाइव स्टॉक मार्केट कोर्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में। थैंक यू।